नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज का में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। इस प्रोग्राम में हम अलग अलग विषयों पर बात करते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर हो धार्मिक। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदीप शाही जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रदीप शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। शाही जी, द बर्निंग ट्रेन फिल्म का नाम तो हम सभी ने सुना है, अक्सर से बहुत से लोगों ने सुना नहीं भी सुना होगा, बट फिर भी बर्निंग ट्रेन बहुत ही फेमस फिल्म रही है। लेकिन आजकल बीट द ट्रेन फेमस हो रहा है। ये बीट द ट्रेन क्या है? मैम, बहुत अच्छा सवाल पूछा आप। और बीट द ट्रेन इस समय हिमाचल में और चंडीगढ़ में, या कहें कि उत्तर भारत में भी, इस बीट द ट्रेन नाम की एक संस्था का बहुत ही नाम प्रचलित हो रहा है। साइकिल वॉक स्पोर्ट्स क्लब की ओर से एक आयोजन किया गया, जिसमें कालका से लेकर शिमला तक की जो ट्रेन जाती है उसको साइकिल के साथ कवर किया गया। इसमें कुल 12 साइकिल राइडर्स थे, जिसकी उम्र 12 साल से लेकर 59 वर्ष तक की थी। और इनमें से 6 साइकिल राइडर्स ने बीट द ट्रेन नामक आयोजन के तहत जो कालका से शिमला तक की ट्रेन जाती थी उसको पछाड़ दिया। ये कुल सफ़र 90 किलोमीटर का था। और सबसे खास बात यह है कि इन साइकिल राइडर्स ने इसको पौने 6 घंटे में ही पूरा कर दिया, जबकि ट्रेन ने 6 घंटे से अधिक का समय लिया। और पहले इन्होंने वहां पर पहुंचने का काम पूरी खूबी से करते हुए नया एक अंजाम पूरा किया और एक नई इबारत भी लिखी। सबसे खास बात यह है, सबसे एक और भी इसमें दिलचस्प बात यह है कि भी जितने भी साइकिल राइडर्स थे उनके लिए ये सफ़र काफ़ी मुश्किलों से भरा था, क्योंकि रास्ते में ऊंचे पहाड़, ढलान, इन सब को उन्होंने साइकिल से कवर किया, जबकि ट्रेन का एक सीधा रास्ता होता है जिसको वो पूरा कर रही थी। ये सबसे खास बात रही कि बीट द ट्रेन इसीलिए उस प्रोग्राम का नाम रखा गया जिसमें साइकिल राइडर्स ने ट्रेन को पछाड़ने में महारत हासिल की। चुनावी सरगर्मियां जोरों शोरों पर हैं। और बात करें यूपी इलेक्शन की, तो वहां से एक उम्मीदवार 8 बार चुनाव जीतने के बाद अब 9वीं बार इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, बिल्कुल सही कहा मैम। उत्तर प्रदेश के चुनाव बेहद रोमांचक स्थिति में पहुंचे हुए हैं। मथुरा सीट की माठ सीट पर एक प्रत्याशी हैं श्याम सुंदर शर्मा, जो 1969 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। सबसे पहले चुनाव उन्होंने 1969 यानी कि 1969 को लड़ा था और उसमें उन्होंने जीत हासिल की। वे लगातार 8 बार चुनाव जीत चुके हैं। कई बार उन्होंने आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव लड़ा और कई बार उन्होंने कांग्रेस की ओर से, बसपा की ओर से भी चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। इस बार वे 9वीं बार चुनावी मैदान में हैं और चुनावी रंग क्या होगा इसका फैसला 10 मार्च को होगा। तभी पता लगेगा कि श्याम सुंदर शर्मा क्या 9वीं बार भी विजेता रहे या नहीं। इस पर सभी की दृष्टि गड़ी हुई है। पश्चिमी बंगाल के 93 साल के एक उम्मीदवार चाचा सोहन पाल जीत चुके थे और वो सबसे बड़ी उम्र के उम्मीदवार माने जा रहे थे अब तक। लेकिन अब उनसे भी बड़ी उम्र के उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। वो कहाँ के हैं और कौन है? बहुत सही कहा मैम आपने। अभी हाल में ही संपन्न हुए पश्चिम बंगाल के चुनाव में चाचा सोहन पाल ने अपनी जीत दर्ज की और वो सबसे बड़ी आयु के उम्मीदवार थे, जिनकी आयु थी 93 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 93 साल के वो सबसे उम्र दराज उम्मीदवार थे। परंतु अब पंजाब में 5 बार मुख्यमंत्री रहे शिरोमणि अकाली दल के सुप्रीमो सरदार प्रकाश सिंह बादल 94 साल की आयु पूर्ण कर अब चुनावी मैदान में एक बार फिर सामने आ रहे हैं। ये सबसे खास बात है कि अभी उन्होंने हाल में ही दिसंबर में अपने 94 वर्ष पूर्ण किए हैं। यानी कि अब कहा जा सकता है कि भी चाचा सोहन पाल भारत में सबसे उम्र दराज उम्मीदवार नहीं रहे। उनके स्थान पर अब सरदार प्रकाश सिंह बादल का नाम सामने आ गया है, क्योंकि वो अब 94 वर्ष अपने पूर्ण कर चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि भी उन्होंने 1947 में सबसे पहले सरपंच के चुनाव लड़े और जीत हासिल की। और इससे अलावा कि 1970 में वो पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने।
यानी कि अब तक वो 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जबकि चाचा सोहनपाल केवल विधायक के रूप में ही अपना नाम जीत में दर्ज कर सके हैं। गो ग्रीन ग्रीन सिटी तो आपने अब तक सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने ग्रीन डीजल के बारे में सुना है? रोडवेज की बसों में ग्रीन डीजल का प्रयोग किया जा रहा है, इसका क्या फायदा है? बिल्कुल सही कहा मैम आपने। ये एक नई प्रयोग किया है इंडियन ऑयल की ओर से, जिसमें एक्स्ट्रा ग्रीन ऑयल को शामिल किया गया है। ये पहला मौका होगा कि जब हरियाणा रोडवेज की बसों में ग्रीन रंग का डीजल ऑयल प्रयोग किया जाएगा। और सबसे खास बात है कि डीजल का प्रयोग करने से कम प्रदूषण भी कम होगा और कम से कम इसकी माइलेज भी बढ़ेगी और 5% तक माइलेज बढ़ने के इसकी जानकारी हमें सामने आ रही है। हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको 40,000 किलोमीटर के एक सफ़र के लिए इसको प्रयोग करने का फैसला किया है। अगर ये सफल रहा प्रयोग तो इससे हरियाणा सरकार को तकरीबन 40 करोड़ रुपए सालाना की इनकम होगी। जो सबसे खास बात होगी, अगर ये प्रयोग सफल रहा तो इंडियन ऑयल के प्रवक्ताओं का कहना है कि इसे सारे भारतवर्ष में ही इंजन ऑयल के तौर पर प्रयोग करना शुरू कर दिया जाएगा। शायद ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बजट पेश करने वाली है। ये बजट कब आने वाला है और ये कैसा होगा? मतलब कहने का कि कहा जा रहा है कि ये बजट पेपरलेस होगा। इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को जारी होने जा रहा है। ये पहला मौका होगा कि ये पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है। और इसमें खास बात यह है कि यूनियन बजट वेब पोर्टल पर इसको डाउनलोड किया जा सकेगा। कोई भी आदमी इस बजट को इस यूनियन बजट वेब पोर्टल से डाउनलोड कर सकेगा। इसको 2 भाषाओं में डाउनलोड करने की प्रक्रिया है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि भी इस बजट को 1 फरवरी से पहले जब पेश किया जाएगा, यानी कि वहाँ पर एक वित्त मंत्रालय में एक स्पेशल कमरा है जहाँ पर इनकी प्रिंटिंग का काम होता है, परंतु इस बार इसको ई-पेपर के थ्रू जारी करने का फैसला किया गया है। तो उस प्रिंटिंग प्रेस वाले कमरे में हलवा प्रोग्राम नाम का एक आयोजन किया जाता है, जहां पर जितने मुलाजिम और सीनियर अधिकारी होते हैं वो उतने दिन के लिए, ये कहा जाए कि भी हिंदी भाषा में कहा जाए कि वो कैद रहते हैं, यानी कि भी बजट कहीं से भी लीक ना हो सके। इसलिए वहाँ पर हलवा प्रोग्राम का आयोजन कल किया गया, जिसके तहत वहाँ पर सभी अधिकारी और जो मुलाजिम थे वहाँ पर उनको एक प्रोग्राम के तहत ट्रीट किया गया। अब ये 1 तारीख को बजट पेश होने जा रहा है जो बिल्कुल पेपरलेस होगा। इससे एक खास बात ये होगी क्योंकि हमें पेड़ों की कटाई के कारण ही पेपर उपलब्ध होता है, यानी कि कागज़ की भी बचत होगी और प्रदूषण भी कम होगा, जिससे कई लाभ हमारे सामने पेश होंगे। बिल्कुल, पर्यावरण को खतरा कम से कम हो जाएगा इसके जरिए। सभी दर्शकों को बता दें, एक इसमें खास बात यह है कि भी इस वेब पोर्टल के दौरान सभी मंत्री और सभी सांसद और सभी महत्वपूर्ण जो अधिकारी हैं उनके फ़ोन नंबर उपलब्ध करवाए गए हैं। अगर किसी भी आदमी को, देश के नागरिक को इन फ़ोन नंबर पर किसी से भी संपर्क करना होगा तो बेहद आसानी हो सकेगी, और ये फैसला पहली बार किया गया है। अब बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को बिजली फ्री देने की घोषणा की गई है, तो ये घोषणा क्या है? बिल्कुल सही कहा मैम आपने। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक नया फैसला लिया है जिसमें सभी सरकारी मुलाजमों को, मैं एक बार फिर दोबारा दोहराना चाहता हूं कि सभी सरकारी मुलाजमों को 60 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान किया गया है। यानी कि इसमें किसी भी जाति, धर्म या विशेष को कोई भी शामिल नहीं किया गया, यानी कि हर मुलाजिम एक समान रहेंगे और सभी को 60 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इसके साथ एक फैसला और भी लिया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, जिसमें न्यूनतम वेतन आज तक 35,000 रुपये था, जिसको बढ़ाकर 50,000 करने का भी फैसला किया गया है, जिससे सभी मुलाजमों को काफ़ी फायदा भी होगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।
शाही जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। ऐसे कई और मुद्दे लेकर हम कल फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।